चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, इट्स ओके, बट जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ वो अपनी वीडियो ऑन कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो सेकंड पेपर है साइंस फॉर न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशंस। इस यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम डाइट लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, इन सब चीजों के बारे में योग क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ जो योग के होंगे, जिन्होंने योग को पढ़ा होगा उन्हें तो काफी कुछ मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो योग को जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम सारे लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सब मिलके एक नए सिरे से पढ़ते हैं कि योग क्या होता है, वो डाइट कैसी होती है। तो यहाँ किसी को मालूम है कि योग के हिसाब से कैसे डाइट होनी चाहिए? योग के भी यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, आई थिंक। अनम्यूट करके बताएं। दीदी सेम वे आयुर्वेद जाता है, जैसे ऋतुचर्या, दिनचर्या और ब्रीदिंग, पूरा डाइट, लाइट फूड और 5 बजे तक आहार शाम का, पूरा जैन धर्म और आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही चलता है। हाँ, यहाँ अपन योग के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो योग में सबसे पहले तो आहार के बारे में ऐसा बहुत विशेष वर्णन नहीं है, कुछ थोड़ी सी ही मात्रा में, बहुत कम उसका टेक्स्ट मिलता है कि योग के हिसाब से क्या क्या डाइट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि योग चूंकि एक सीढ़ी है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की, यहाँ पर योग में अष्टांग योग को प्रमुख माना जाता है। और वो अष्टांग योग क्या है? 8 चरण है या 8 सोपान है योग के, जिनमें शुरुआत क्या है? यम। फर्स्ट क्या है? यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के माने जाते हैं, जो कि एक साधारण मानव को उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी चेतना को बृहद बनाकर और उसे मोक्ष मार्ग समाधि तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम समाधि तक की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर बुकों में जो मिलता है योग की बुकों में, तो योग को शाकाहार से जोड़ा जाता है कि जो एक योगी है उसके लिए शाकाहार जो भोजन है वही सबसे उचित भोजन है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो शाकाहारी भोजन होता है वो योग का जो एक साधक है, वो अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की तैयारी करता है, और जिसमें कि शाकाहारी भोजन जो होता है वो सहायक होता है। तो इसीलिए जो योग है वो शाकाहार को अपनाने की सलाह देता है, और लेकिन वो इसका कहीं पर भी प्रचार या प्रसार नहीं करता है। लेकिन उसका कहना है कि चूंकि चेतना को हम सात्विक तरफ ले जाकर ही बढ़ा सकते हैं, और जब हम सात्विक फूड की बात करते हैं या सात्विक भोजन की बात करते हैं तो वो शाकाहार में ही आता है। तो इनडायरेक्ट रूप से यदि हम देखें तो जो योग है वो शाकाहार को प्रमोट करता है। अब जो योग है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि चेतना का विस्तार करना, प्राण शक्ति को जागरूक करना, और ये दोनों चीजें तभी संभव है कि जब शरीर, साधक के शरीर को प्रॉपर पोषण मिले, आहार मिले। और जब शरीर की चेतना साधना करते करते बहुत उच्च हो जाती है, प्राण शक्ति का जागरण हो जाता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि शरीर बिना आहार के भी जीवित रह सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे। समाधि कोई व्यक्ति ले लेता है काफी लंबे समय की, और उसके बाद भी वो, उसका शरीर जो है बिना आहार, बिना पोषण के भी जीवित रहता है, और उसको एनर्जी मिलती रहती है। और
योग का ये भी मत है कि कोई भी साधक है उसके लिए आहार कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि उसको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पोषण की जरूरत होती है। क्योंकि एक स्तर पर जब उसकी चेतना बहुत हायर हो जाती है, तब तो ठीक है कि वो बिना पोषण के अपने शरीर को चला लेता है लेकिन जब वो इस यात्रा की शुरुआत में प्रथम चरण रखता है तो उसको काफी आगे तक, जब तक कि उसकी चेतना शक्ति और प्राण शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक उसको अपने शरीर के पोषण के लिए आहार की अत्यंत आवश्यकता रहती है। और कैसे आहार की रहती है? ऐसा आहार होना चाहिए कि जो सादा हो, शरीर में अशुद्धियों को ना पैदा करे, शरीर को शुद्ध करे, उसकी अशुद्धियों को दूर करे। और योग में पंच कोश माने जाते हैं, जिसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। तो ये अन्नमय कोश को पोषित करे, प्राणमय कोश को ऊर्जान्वित करे और मनोमय कोश के विचारों को परिष्कृत करे। तो इस तरह के भोजन की परिकल्पना जो है या भोजन की सलाह जो है योग में दी गई है। साथ ही ये बोला गया है कि योग साधना के लिए जो आदर्श भोजन है वो कौन सा है कि जो प्राकृतिक हो, जो खरीदने, पकाने, पचाने में सरल हो, जो मौसम और जलवायु के अनुकूल हो और स्थानीय हो। तो योग के हिसाब से ऐसा भोजन होना चाहिए जो आपके आसपास ही कहीं पर उग रहा है, आपके आसपास ही उसकी उपज हो रही है, फिर वहीं से वो आके बिक रहा है। तो आज के जो डाइटिशियन है वो भी यही बोलते हैं कि आप अपना सीजनल और लोकल खाइए। कई जगह आप लोगों ने डाइटिशियन से सुना होगा। तो क्योंकि वहां पर जो चीज भी उपज होती है वो किस हिसाब से होती है, वहां की जलवायु, वहां के मौसम, वहां की परिस्थितियां, उन सब के अनुसार ही वो होती है। तो सबसे उचित होता है लोकल खाना और मौसमी खाना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन पीपीटी को शेयर करती हूँ। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि योग के हिसाब से भोजन की डेफिनेशंस क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या हैं और यौगिक डाइट क्या है। तो यौगिक आहार, जिसे अभी हमने जाना समझा कि एक सात्विक आहार के रूप में जाना जाता है। और जो सात्विक आहार होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पर या वनस्पतियों पर डिपेंड होते हैं। और यहाँ पर लेकिन लैक्टो को शाकाहारी आहार माना गया है और इसमें ताजे और खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, मेवे, इन सब पर जोर दिया जाता है और इन सभी को सात्विक आहार में रखा जाता है। और ये सात्विक आहार का उद्देश्य क्या होता है कि मन और शरीर को शुद्ध बनाना। मेरी वॉइस और प्रेजेंटेशन कंप्लीट है क्या? श्वेता जी थम्स अप करके बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। तो जब भी योग की बात आती है तो योग में मुख्यतः 3 तरह के खाने जो है वो प्रिस्क्राइब की जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लगभग हर ग्रंथ में इन्हीं तीनों का वर्णन मिलता है। और योग के लिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है? सात्विक खाना। क्योंकि राजसिक और तामसिक जो खाने हैं वो मन की बेचैनी बढ़ाते हैं या उसे अशांत करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि यौगिक डाइट क्या है,
तो यौगिक डाइट का सबसे पहले क्या है, इसका जो वर्णन मिलता है वो हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, घेरण्य संहिता में मिलता है और भागवत गीता में मिलता है। ये तीनों ग्रंथों में इनका किस तरह का यौगिक, एक जो योगी साधक होता है या योग साधक होता है उसका किस तरह का खाना होना चाहिए, इसका वर्णन पूरी तरह से इन जो टेक्स्ट योग के टेक्स्ट बुक हैं इनमें मिलता है। होलिस्टिक नरिशमेंट, तो होलिस्टिक नरिशमेंट में जो आहार है वो कैसा होना चाहिए योग के हिसाब से, कि जो सिर्फ शरीर को ही ना पोषित करे बल्कि मन और मन को भी पोषित करे, क्योंकि योग जो है वो शरीर मन के दोनों का समन्वयित रूप में रखता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि खाना ऐसा होना चाहिए जो भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक, शरीर को तो वो करता ही है पोषण, लेकिन इन तीनों का भी पोषण करे। साथ ही वो माइंडफुलनेस, मन को शांत करे, क्योंकि जहाँ यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि जो राजसिक और तामसिक खाना होता है वो कैसा होता है, मन को उत्तेजित करने वाला या अशांत करने वाला। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जो खाना हो वो मन में शांति प्रदान करे। अब यौगिक आहार के प्रमुख सिद्धांत क्या है? यौगिक आहार का जो प्रमुख सिद्धांत है वो 3 चीजों पर निर्भर होता है। एक तो उस खाने की शुद्धता और संतुलन। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए जो शरीर और मन को शुद्ध करें, वहां के जो टॉक्सिन्स हैं उनको हटा दें और उनको संतुलित करें। ऐसा ना हो कि मन असंतुलित हो जाए, मन को शांत करें। दूसरा इसका जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब शाकाहार पे हम कह सकते हैं कि शाकाहारी भोजन। तो यौगिक आहार ये हमेशा बताता है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ योग का साधक उपयोग ना करे जो किसी प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचाने में, नुकसान पहुंचाकर जिसे प्राप्त किया गया हो। तो इससे बचने के लिए वो अहिंसक, शाकाहारी या पौधों पर आधारित जो आहार होता है उस पर ही वो जोर देता है। फिर सचेतन भोजन। अब यहाँ पर सबसे प्रमुख पॉइंट इसका यही है कि योग ये बोलता है कि भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक अचेतन भोजन हो, बल्कि भोजन कैसा होना चाहिए कि भोजन सचेतन भोजन होना चाहिए, जिससे वो शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा कर सके और भोजन के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। अब ये जो सचेतन भोजन है इस पे थोड़ा सा हमें शायद बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सचेतन भोजन की बात करते हैं तो सचेतन भोजन से हम क्या समझते हैं? जिसमें प्राण की वृद्धि हो, भोजन सचित्त भोजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सचेतन भोजन से मतलब ये है कि वो भोजन जो इनने पहले तो ये बोल दिया कि वो शुद्ध हो, संतुलित हो, अहिंसक हो, ये सब तो पहले बोल दिया है ना, शाकाहारी हो। अब ये सब स्टेप क्रॉस करके आपके सामने भोजन आ गया, ठीक है। अब वो सचेतन हो मतलब कितनी अवेयरनेस के साथ आप खाना खाते हो, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपकी अवेयरनेस पूरी खाने पर हो, जो कि आज मुझे लगता है शायद 95% के भी हम कह सकते हैं कि नहीं रहती है ना। तो अवेयरनेस कैसी हो आपकी कि मान लीजिए आपने एक बाइट को उठाया, तो योग हमेशा प्रिस्क्राइब करता है कि आप अपने फिंगर्स को यूज करिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कैसे बना है, अगर हम आयुर्वेद, योग या इसके हिसाब से जाएं तो ये बोलते हैं कि ये 5 तत्वों से बना है। ये सभी को मालूम है ना। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, जल और आकाश, है ना। ये 5 तत्व सभी को मालूम है। और ये भी कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है कि जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस रहते हैं तब तक तो हमारा शरीर निरोगी रहता है।
लेकिन जैसे ही इनका संतुलन गड़बड़ होता है, ये असंतुलित होते हैं, तो शरीर में क्या होने लगता है, बीमारियां होने लगती हैं या बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तो जो योग है उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं, सभी के पास है ना 5 उंगलियां, ठीक है। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, इनमें पंच तत्वों का वास होता है। और योग के हिसाब से वो पंच तत्व क्या होते हैं, ये जो थंब होता है, अंगूठा, इसमें अग्नि का वास होता है, फायर एलिमेंट। ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इस पर वायु, एयर एलिमेंट, वायु तत्व। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मिडिल फिंगर पर। तो मिडिल फिंगर पर आकाश तत्व होता है, स्पेस एलिमेंट। फिर रिंग फिंगर पर आते हैं तो यहाँ पर होता है पृथ्वी, अर्थ तत्व। और जो लास्ट सबसे छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर, यहाँ पर कौन सा तत्व बचा है, जल तत्व। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाटर एलिमेंट होता है। तो जब भी हम खाने की बाइट बनाते तो कैसे बनाते हो आप, 5 फिंगर उसमें लगाते हो। मान लीजिए आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा या चावल आप खा रहे हैं, तो 1 या 2 फिंगर से वो पॉसिबल नहीं हो पाता, उसमें 5 फिंगर के टिप आप लगाते हो। तो जब वो बाइट में ये 5 फिंगर के टिप टच आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो बाइट है, वो जो हमारा रोटी का कोर है, उसमें पंच तत्वों का समावेश हो जाता है। और वो पंच तत्व क्या करते हैं, हमारी बॉडी के पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो योग में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आपको जो खाना खाना है वो ज्यादातर हाथ से खाना है। ठीक है, अब हम आते हैं सचेतन पर फिर से। तो आप देखिए, जब स्पून से आप खाना खा रहे हैं तो आप कैसे खाते हैं कि उठाया मुंह में डालते जा रहे हैं। आपका उस खाने से कोई जुड़ाव हो रहा क्या, जब तक वो टंग को टच नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। इवन हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, स्पून से खिलाते हैं, तो कई बार तो क्या होता है कि हम कहीं और देख रहे होते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं, छोटे बच्चे के। तो वो कैसे हो गई, उससे हमारी चेतना नहीं जुड़ी है। चेतना कब जुड़ेगी, जब आप हाथ से बाइट करेंगे तो वो जो खाने का टच आपके फिंगर्स में होगा, वो उस खाने से आपकी चेतना को जोड़ेगा। तो पहली तो यहाँ चेतना जुड़ रही है। अब दूसरी चेतना कैसे जुड़ेगी, आपके विचारों से, कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप प्रेजेंट में मानसिक रूप से भी खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप मुंह में बाइट डाल रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है। होता है ना ऐसा अक्सर, कई बार हम कुछ और सोचते रहते हैं, फटाफट खाना खाओ और निकलो। ज्यादातर होता है, कभी कभी नहीं। या कई बार हम टेलीविजन देखते रहते हैं, वहां पर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई वायलेंस चल रहा है, और हम खाना खाते रहते हैं। ठीक है, तो सचेतन खाने का मतलब ये है कि जब आप हाथ से टच करो तो आपको फील हो कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टच क्या है। जैसे सपोज आप पापड़ जैसी चीज करो तो आपको कैसा स्पर्श लगेगा, हार्ड, है ना। आपने रोटी को टच किया या सब्जी को तो कैसा लगेगा, सॉफ्ट। कोई लिक्विड किया तो उसका एक अलग आपको टच फील होगा। सभी के स्पर्श अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो जब आप वो बाइट बनाओ तो आपके फिंगर्स को वो टच फील हो, टेम्परेचर फील हो। और वो जो टच और टेम्परेचर जब आपके फिंगर्स फील करते हैं तो वो मैसेज कहाँ पहुंचेगा, फिंगर्स से ब्रेन में पहुंचेगा। आपके बॉडी में ये है सिस्टम, है ना। और वो ब्रेन एक्टिवेट होगा उस खाने को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सी अभी आप देखिए कि यदि आप कोई काम, एक मैंने आपको आपके बहुत मन का काम दिया है जिसको आपको करने में बहुत मजा आता है, आप देखिए आप 2 घंटे भी वो काम करते रहेंगे तो आपको ना इरिटेशन होगा ना कुछ होगा। आप बहुत मन लगा के काम करते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इवन आप शायद ये बोले कि वो 2 घंटे कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला।
फील किया है सभी ने? और वही अगर मैं आधे घंटे का कोई ऐसा काम दे दूं आपको कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो आधे घंटे भी आपको 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, है ना? तो मानसिक ग्रहण करने की क्षमता का विकास होना बहुत जरूरी है। और यदि खाना आप जब आपके ब्रेन में मैसेज गया और आप उसके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए और फिर खा रहे हैं, तब क्या होगा कि वो खाना जिसे हम कहते हैं ना कि शरीर को लगेगा। अदरवाइज हमने खाना तो खा लिया लेकिन वो शरीर को नहीं लगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो आज यहाँ पर कोई 20 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 40 का होगा, सब 20 से तो सब ऊपर होंगे, अपन हम ऐसा मान के चलते हैं एवरेज 20 या 25 साल। आप 20 या 25 साल से पर डे 3 टाइम का एवरेज खाना खा रहे हैं, एक बार नाश्ता, लंच और डिनर, ठीक है? तो अगर 20 के हैं आप, मान लीजिए, तो आप 60 बार कम से कम खाना खा चुके हैं, ठीक है? ये 60 बार क्या मतलब 60 × 365 होगा, पर डे खा रहे हैं ना आप, है ना? तो अभी हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो मतलब 1000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब ये बताइए, इतनी बार आपने खाना खाया, क्या आपके मन में ये विचार आया कि जो हमने बाइट मुंह में डाला आखिर वो उसका हुआ क्या, हमारे बॉडी के अंदर जाके उसमें क्या क्या हुआ? ऐसा लोग बोलते हैं कि खाना खाओ उससे एनर्जी आती है, खाना नहीं खाओगे तो ताकत नहीं रहेगी। तो आखिर ऐसे क्या अंदर चीजें हुए कि जिससे वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? कितने लोगों ने सोचा आज तक? बहुत रेयर होंगे, है ना? और वो जो एक बार जैसे प्रीति जैन जी दिख रही है, तो ये क्या इन लोग में अवेयरनेस आ चुकी है 1-1.5 साल में, तो इसलिए ये सोचने लगी है ना? लेकिन एक हम इन जनरल लोगों की बात करें तो शायद हम कभी ये सोचते भी नहीं कि क्या होगा, ठीक है? यदि हम उसको सोच लें कि उसमें क्या प्रोसेस होती है अंदर जाके, कैसे वो एनर्जी को क्रिएट करता है, कैसा खाना खाने से, जो कि अभी सात्विक फूड का आपका पूरा सिलेबस है, और यही अवेयरनेस जगाने के लिए आपको ये सात्विक फूड के लिए कोर्स करने के लिए बोला गया है कि, और इस कोर्स के बाद आपको इस चीज की अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई हम क्या चीज खाएं तो उससे हमारे अंदर क्या क्या रिएक्शन होंगे और किस तरह की एनर्जी जनरेट होगी। क्योंकि एनर्जी बहुत सारी तरह की है, सभी लोगों को मालूम है ना? तो किस तरह की एनर्जी जनरेट होगी ये भी आपको मालूम पड़ेगा। तब क्या होगा, आप में अवेयरनेस जगेगी तो आप अलर्ट होंगे ना फिर कि ऐसा हमको खाना खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस ढंग से खाना चाहिए। और जब ये अलर्टनेस आ गई, मतलब आप लोगों ने एक ये भी कहावत सुनी होगी कि 80% जो बीमारियों की जड़ पेट होता है ना? और खाना कहाँ जाता है, सीधा किसको इफेक्ट करता है, आपके पेट को, ठीक है? अच्छा, एक बात और बताइए, अब जो योग के लोग हैं वो छोड़ के बताइएगा, ठीक है? क्योंकि योग वाले तो मेरा बहुत लेक्चर सुनते हैं तो उनको तो मालूम है सारी चीज। क्या खाना आपके विचारों को प्रभावित करता है? हाँ जी। है ना? तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? या आपके विचार आपके शरीर की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं? कैसे? हाँ, वो एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो, मतलब जैसा खोवे देखिए, मन मैं तो वैसा साइंस की खाए। हाँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। ओके। सो व्हाट वाज देखिए, द क्वेश्चन, मैम? एक मैं बताती हूँ, ठीक है? सब लोग आंख बंद करें, ओके? आपको सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करनी है, ठीक है? अब सबसे पहले उस डिश को याद करें जो आपको बहुत पसंद है। इमेजिन करें वो प्लेट में आपके सामने रखी हुई है, उसके एरोमा की, उसकी खुशबू को महसूस करें। अब धीरे से उसके बाइट लेने के लिए अपने हाथ को उस प्लेट पर रख लें, आईज ओपन कर लें। माउथ वाटरिंग? हाँ? किसको नहीं हुआ सिर्फ वो हैंड रेज करें, जिसको हो गया है वो तो ठीक है, जिसको नहीं हुआ है वो हैंड रेज करें। आई थिंक सभी को हुआ होगा।
99% को हुआ है। ठीक है, अभी देखिए क्या यहाँ पर क्या प्रोसेस की हमने। योग बार बार क्यों बोल रहा है कि मन को, विचार को, अध्यात्म को, भावनाओं को, इन सबको आहार से जोड़ो, क्यों बोल रहा है? अभी आपने आपकी जो बकल कैविटी मतलब क्या? आपका मुंह के अंदर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। इतना मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, है ना। अब इस ग्रंथि का काम क्या होता है कि जैसे ही आप एक बाइट मुंह में डालते हैं, अब मान लीजिए आपने रोटी का टुकड़ा सूखी सब्जी के साथ खाया, तो उसका पेस्ट बहुत स्मूथ नहीं बनेगा, आप कितना भी चबाएंगे। तो लार ग्रंथि क्या करती है कि वहां लार का सिक्रेशन करती है, सलाइवा का, और जो आप चबाते हैं भोजन उसके साथ मिक्स करती जाती है। तो उस जो वो लार होती है, सलाइवा होता है, उसमें क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जब वो एक बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है तो वो क्या हेल्प करता है कि जब आप उसको मुंह के अंदर निगलते हैं तो आपके ईसोफेगस से वो इजीली स्टमक तक स्लिप होके पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर किस चीज के लिए बनाई है? जब आप एक बाइट को उठा के मुंह में डालें और चबाएं, तब आपकी लार ग्रंथि से लार का सिक्रेशन होना शुरू हो गया। अब अभी आपने बाइट मुंह में डाला था क्या? नहीं, आपने इमेजिन किया था। ठीक है, सो वो इमेजिन करने से आपके अंदर की लार ग्रंथि एक्टिवेट हो गई और उसने क्या किया? सलाइवा को सीक्रेट करना शुरू कर दिया। एग्री है सभी? अब देखिए, ये जो सिक्रेशन है, किसी भी ग्रंथि से किसी भी चीज का, किसी भी तरह के रस का श्रवण होना, ये यूनिवर्सल है, सब जगह यही होगा। बस फर्क क्या होगा कि हमको कुछ ग्रंथियों के सीक्रेशन फील हो जाएंगे, कुछ के हमको नहीं होंगे, क्योंकि वो इंटरनल हो रहा है, लेकिन हो तो रहे हैं, है ना। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आया या बहुत तेज डर लगा, किसी चीज से आप डर गए, क्या रिएक्शन होंगे आपके बॉडी में? या तो आपकी बॉडी एकदम जम जाएगी कि आप हिल भी नहीं पाएंगे। अगर आप किसी चीज से बहुत गुस्से में हैं या डर गए हैं तो दो तरह के इमोशन आपके एक्टिवेट होंगे, या तो आपको बहुत क्रोध उत्पन्न होगा और या आपको डर लगेगा। ठीक है, और दोनों में ही आप देखिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज होंगे। धड़कन धड़कन बन जाती है। हाँ, धड़कन बढ़ जाएगी, एकदम धड़कन बहुत तेज हो जाती है, डर से कांपते हैं जैसे वो सांसें, ब्रेथ रेट भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये सिस्टम किसी को मालूम है क्या है और क्यों होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। यस, देखिए ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म कहलाता है। और ये ह्यूमन बॉडी में क्यों था? क्योंकि जो हमारे फोर फादर थे वो ऐसे गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और वो जब भी अपनी केव से बाहर निकलते थे तो कभी भी उनके साथ आकस्मिक कुछ भी घटना हो सकती थी। कभी कोई मान लीजिए जंगली जानवर आ गया, कभी बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, कभी अचानक कोई पेड़ गिर गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो ये इमरजेंसी मैकेनिज्म उस समय के लिए डेवलप किया गया था कि अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो अपनी गुफा से बाहर निकले और थोड़ी दूर जाने पे एक शेर सामने आ गया। अब वो जब एक शेर सामने आया तो उस व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो उससे लड़े, अगर लड़ेगा तो उसमें कौन सा भाव आएगा? गुस्से का, या उससे भाग जाए। भाग जाए में किसका आएगा? भय का। ठीक है, अब दोनों ही चीज के लिए, ठीक है, इसको F3 इफेक्ट बोलते हैं, पहले F2 बोलते थे, अब F3 बोलते हैं। तो दोनों ही मैकेनिज्म के लिए, दोनों की ही चीजों की परिस्थितियों के लिए क्या जरूरी है कि आपके जो आउटर मसल्स हों वो पावरफुल हों। यदि आपको लड़ना है तो आपके हाथ और पैरों में बहुत शक्ति हो, आपके आर्म्स और लेग्स मसल्स आउटर मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, और यदि आपको भागना है तो भी आपके पैर के मसल्स में बहुत पावरफुल होने चाहिए, तभी आप तेज भाग पाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैकेनिज्म बॉडी में बनाया गया कि जैसे ही ये परिस्थिति आई
और भय या क्रोध का, दो में से कोई भाव ट्रिगर हुए तो हमारे बॉडी में क्या चेंज होता है? सबसे पहले हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, एड्रेनालिन। और वो क्या करता है? सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ाता है। हार्ट बीट बढ़ाने से क्या मतलब है? कि ज्यादा पंप होगा, ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है। दूसरा काम वो क्या करता है कि आंखों की पुतलियों को फैला देता है जिससे आप दूर तक क्लियर देख सकें। तीसरा काम क्या वो करता है कि हमारे जो विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, इन सब में ब्लड सप्लाई को स्लो कर देता है, लगभग बंद जैसे। और जो हमारे आउटर मसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि हमको हर परिस्थिति में उसकी जरूरत पड़ रही है भागने की। ठीक है। और ये मैकेनिज्म आज भी एज इट इज काम करता है, भले ही आज हमारे सामने सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये मैकेनिज्म आज भी है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है बार बार, मान लीजिए दिन में 4-5 बार आया, अब शेर नहीं मिलते हैं लेकिन वो क्रोध मिलता है। ठीक है। तो मान लीजिए दिन में 5 बार आया, या कहीं कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति बहुत डरा हुआ रहता है, तो आप देखिए उसके जो विसरल ऑर्गन है वो बहुत वीक होते हैं। उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, उसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, उसको पेनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। तो जितने भी, क्योंकि बार बार उसके बॉडी में क्या मैकेनिज्म हो रहा है कि जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें ब्लड सप्लाई कम हो रही है, बाहर बढ़ रही है। तो जब ब्लड सप्लाई कम होना मतलब उस जगह को क्या होना? कम खाना मिलना, कम ग्लूकोज मिलना, कम ऑक्सीजन मिलना, तो वो वीक होते जाएंगे। तो अब कभी भी जब गुस्सा आए, क्रोध आए, तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि ये क्रोध करके हम किसकी हानि कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम हमेशा इसी वे में लेते हैं कि देख लेंगे उसको, निपट लेंगे उससे, है ना, उससे ही उसकी हानि कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है ना। लेकिन वो जो डैमेजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारी अपनी बॉडी में। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये जो सात्विक फूड होता है, ये वाले जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे क्रोध या भय, ये एक तरह से नेगेटिव इमोशंस हैं, तो इनमें कमी लाता है। और इसका ये एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक आश्रम में, बिहार में है, मुंगेर स्कूल ऑफ योग में। वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 100 लोगों के 2 ग्रुप बनाए। वहां सन्यासी ही रहते हैं ज्यादातर। एक ग्रुप जो ए था वो आश्रम का ही खाना खाता था, जो बी ग्रुप था उसके लिए बाहर से खाना आता था। दोनों के पहले टेस्ट लिए गए कि वो सपने कैसे देखते हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, कितने इरिटेट होते हैं, कितनी बार क्रोध आता है, सारी चीजें। 1 महीने तक ये प्रोसीजर चला। फिर उनसे दोबारा जब ये क्वेश्चन किए गए, तो जो बी ग्रुप था जिसका खाना बाहर से आता था, उसका कहना था कि नहीं, हमको अब सपने जो है वो बहुत अधिक ऐसे दिखने लगे हैं कि कोई मार काट रहा है, दंगा हो रहा है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हमारी सहन शक्ति कम हो गई है, हमें क्रोध अधिक आने लगा है। फिर उन दोनों ग्रुपों को इंटरचेंज किया गया। तो जब इंटरचेंज किया तो ए ग्रुप बाहर का खाना खा रहा था, तो ए में भी सेम चेंज देखे गए। और क्या फर्क था? सिर्फ कितना फर्क था कि जो आश्रम का खाना जो ग्रुप खा रहा था, वो सन्यासी बना रहे थे, वो पूरा सात्विक फूड था। और जो बी ग्रुप का जिसका बाहर से खाना आ रहा था, वो था तो सात्विक फूड, मतलब शाकाहारी था, साफ सुथरा था, लेकिन खाना कौन बना रहा था? वो जेल से खाना आ रहा था, और उसमें जिन्होंने मर्डर किया था वो उस खाने को कुक कर रहे थे। तो योग में चूंकि चेतना की विस्तार की हम बात करते हैं, और चेतना तभी विस्तरित होगी जब आप पॉजिटिव होंगे। यदि आप पॉजिटिव ही नहीं होंगे तो फिर चेतना का विस्तार तो संभव है नहीं ना, कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर खाने के, सात्विक खाने के साथ साथ इस चीज पर भी बहुत महत्व दिया है कि मानसिक
भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी वो खाना सात्विक हो। ऐसा ना हो कि हम सिंपल लौकी की सब्जी बना रहे हैं और मन में कुछ वायलेंस चल रहा है या क्रोध चल रहा है, तो वो भले ही वो लौकी की सब्जी है लेकिन वो सात्विक फूड में नहीं आएगी। तो योग में इसकी बहुत डीप में जाके व्याख्या की गई है सात्विक फूड की। इसको आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो एग्जाम्पल मैं अक्सर लेती हूँ। हम अपने आजकल सभी के घर में एक रिवाज है कि कुक रखने का। वो कुक 3 4 5 घर में काम करती है क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है, उसको भी अपना घर चलाना है। अब उसको मालूम है कि आपका बेटा 2 रोटी रोज खाता है और वो सबके वो नंबर के हिसाब से वो रोटी बना देती है। अब बेटा बाहर से आता है, छोटा है, वो खेल के आया, कुक का पूरा काम हो चुका है, उसने पूरा क्लीन कर लिया है किचन, और वो अचानक बोलता नहीं मुझे तो आज 1 रोटी और चाहिए, मुझे अभी भी भूख लगी है। अब वो कुक क्या है, मजबूर है, आप उसको पे कर रहे हैं, वो मना नहीं कर सकती है, वो 1 रोटी और बनाएगी। लेकिन उसके मन में क्या चेन ऑफ थॉट्स चलेगी, आज मुझे इसके बाद वाले घर में जल्दी जाना था, इनको आज ही 1 रोटी और ज्यादा चाहिए। अब पूरा सब कुछ कर लिया है, रोज तो 2 ही खाता है, होगी ना ऐसी चेन। अब उस चेन के साथ वो 1 रोटी बनाकर उस बच्चे को देगी। अब वो फूड उसके शरीर को कितना लगेगा। अब वही इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं कुक की जगह, आपका पूरा काम हो चुका है, सब हो चुका है, और आपका बेटा बोल रहा है कि मम्मा आज मुझे 1 रोटी और चाहिए। आपका चेहरा खिल जाएगा, वाह रोज 2 खाता, आज 1 और चाहिए, चलो मैं बना देती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ आप इसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि जो चेन ऑफ थॉट्स है वो कैसे चेंज हो रही है, और ये जो भावनात्मक और मानसिक जो वहां पर एनर्जी जा रही है खाने में, वही हमारे शरीर के हमारे संस्कारों को बनाती है। क्योंकि जो हम स्थूल खाना खा रहे हैं वो तो हमारे सिर्फ स्थूल शरीर को लग रहा है, लेकिन हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को कौन बनाता है, उस खाने का सूक्ष्म भाग बनाता है, उस खाने का जो मानसिक और भावनात्मक भाग होता है वही बनाता है। तो जो सात्विक खाना है वो सिर्फ ये नहीं है यहाँ पर डेफिनेशन में कि हमने हरी सब्जी खा ली, हमने कम मसाले का खाना खा लिया। यहाँ पर उसका जो स्थूल रूप है उसके साथ साथ उसमें जो सूक्ष्म प्रभाव पड़ रहे हैं, वो मन के हों, विचारों के हों, भावों के हों, उन सब की भी शुद्धता होना जरूरी है, तभी वो सात्विक फूड पर आएगा। आई थिंक ये सात्विक फूड सभी को क्लियर हुआ। और ये सात्विक फूड में मेन क्या होता है, फल, गिरीदार जो फल होते हैं, दूध, दूध के बने पदार्थ, उबली हुई सब्जियां, पका हुआ अन्न, दाल और फल, हरी सब्जियां। तो ये जो हल्के सादे जिनमें सभी पोषक तत्व होते हैं, ऐसी जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो इसमें सात्विक फूड में आते हैं। लेकिन सात्विक आहार जो होता है वो शरीर को शक्ति देने के साथ साथ मन को भी शक्ति दे, तभी वो सात्विक होता है। वो मन को शांति दे, आनंद दे, हल्केपन का एहसास कराए, मन की चंचलता को कम करे, तब वो सात्विक है। और सबसे अच्छा जो योग साधक के लिए सात्विक खाना माना गया है वो खिचड़ी माना गया है। ज्यादातर ग्रंथों में इसका उपयोग मिलता है क्योंकि जो खिचड़ी है वो बहुत फाइबरस होती है, तो उसे, और ऐसा माना जाता है कि वो लगभग सभी जितने भी हमारे लिए अनिवार्य पोषक पदार्थ हैं उन सब की पूर्ति कर देती है, लगभग 90% की। तो इसीलिए सात्विक जो खाना होता है उसमें खिचड़ी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब हम आते हैं सात्विक में, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं तो अभी पूछ लें फिर हम आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। दीदी
हाँ, एक एक जो करके पूछिए। हाँ आस्था जी। दी- दीदी जो खाना बना रहे होते हैं, जो भोजन बना रहे होते हैं, जैसे आपने कुक का एग्जाम्पल दिया, तो उनकी एनर्जी, उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे भोजन में कैसे ट्रांसमिट होती है? इज इट द हैंड्स दैट कैरी एनर्जी? कैसे वो ट्रांसमिट होता है? व्हाट्स द साइंस? एनर्जी के साइंस आपको मालूम है? अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, साउंड एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है ना? यदि मान लीजिए आपके घर के कोई एक कोने में कोई एक मान लीजिए रूम फ्रेशनर को स्प्रे करता है, तो आप तक वो स्मेल आती है, ठीक है? तो एनर्जी का जो मीडियम होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेव्स होती हैं, ठीक है? और जो हमारे थॉट होते हैं वो प्योरली एनर्जी है, जिसको हम थॉट एनर्जी बोलते हैं। और जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और जो भाव होते हैं, भाव हमारे कहाँ से, थॉट हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ब्रेन से, है ना? और भाव कहाँ से आते हैं? हार्ट से। वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो जब दोनों साथ में मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं, तो वो वेव्स कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं, है ना? बस उनका जो मीडियम होता है वो एयर होती है और वो अपने मीडियम में ट्रेवल करती रहती है। जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, ये साउंड एनर्जी है, तो आप उसको सुन पा रहे हैं। ये हमको सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि हाँ वो बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि मेरे मुंह से जो साउंड एनर्जी निकली, उसने यहाँ जो वेव पार्टिकल्स हैं उनमें एक फ्रिक्वेंसी पैदा की, वो फ्रिक्वेंसी से एक वेव बनी, और वो वेव आपके कान ने कैच की, और वो टेम्पोरल से होते तक अभी तक कहाँ जा रही है? साउंड वेव जा रहा है। लेकिन जब ये ब्रेन तक पहुंचा, तो ब्रेन के पर्टिकुलर जो हेयरिंग का प्लेस है, वहां जाके क्या होगा कि ये साउंड एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए कितना फास्ट मैकेनिज्म है कि मैं बोल रही हूँ, आप तुरंत उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको मीनिंग दे पा रहे हैं, उसका सेंस समझ पा रहे हैं। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रथाएं जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बुरी नजर लग गई, तो उनसे आके कुछ चिपकता थोड़ी ना है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने उनको घेर लिया है जिससे उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। तो एनर्जी जो होती है उसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एनर्जी तो फ्रीली एक वेव के रूप में आगे बढ़ती जाती है, ठीक है? और किसी ने हैंड रेस किया था ना? जी मैडम, जी बोले। मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा था कि शास्त्रों के हिसाब से कोशिश करें वीडियो ऑन कर लें, अगर प्रॉब्लम ना हो तो, अदरवाइज ठीक है। एक मिनट। आपने कहा था कि शास्त्रों के हिसाब से खिचड़ी में 90% पोषक तत्व मिलते हैं, तो खिचड़ी केवल दाल चावल की होगी कि उसमें हम वेजिटेबल्स भी मिक्स नहीं, करेंगे? वेजिटेबल्स भी सारी चीज डाल सकते हैं। जी। और ये हम शास्त्र मतलब हम योग शास्त्र के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम योग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट है या सारी बातें वो सिर्फ योग शास्त्र के हिसाब से हो रही है कि योग शास्त्र में खाने को किस तरह से लिया गया है ना। जैसे योग शास्त्र में बोला है कि अहिंसा उसमें होनी चाहिए खाने में, तो योग शास्त्र में जो मैंने आपको पहला इसका सोपान बताया था ना, यम, जब अष्टांग योग बताया था, तो यम जो हमारे इसमें पंच महाव्रत बोलते ना, एक्चुअली वो यम है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये पांचों यम होते हैं। तो यहाँ पर जो अहिंसा को भी है ना, बहुत डीप उसमें लिया गया है। मतलब जो हम कर्म से कर रहे हैं वो तो है ही हिंसा या अहिंसा, लेकिन हमारे भाव से, हमारे मन से, हमारे विचारों से उन सब को भी लिया गया है। तो यहाँ पर अहिंसा जो सिद्धांत लिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि यदि आप खाना बना रहे हैं और उस समय मान लीजिए सपोज कोई एक ऐसी मूवी चल रही है कि जिसमें बहुत वायलेंस है, आप उसको देखते देखते और ऐसे कुक करते जा रहे हैं, तो वो हिंसात्मक खाने में आएगा।
वो अहिंसा में नहीं आएगा। ये सपोज मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं या कोई भी खाना बना रहा है और उसके मन में चल रहा है कि कल उसके घर में फंक्शन था, उसने मुझे नहीं बुलाया, मेरी अच्छी फ्रेंड बनती है, देखूंगी मैं, मेरे यहाँ भी अब 1 महीने बाद फंक्शन है, मैं भी नहीं बुलाऊंगी, मैं भी उसकी इंसल्ट करूंगी, तो क्या वो खाना अहिंसात्मक हुआ? नहीं। तो योग में अहिंसा को बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिया गया है। मन, वचन, काय तीनों से ही अहिंसा होनी चाहिए, तब वो खाना के अहिंसा के सिद्धांत का पालन होगा, अदरवाइज वो एक हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इतनी सारी चीजें देखते हैं ना, तो देखिए हमारे सामने एक जो इमेजिनेशन आता है वो अपने चौकों का आता है, जो हम साधु या साध्वी के लिए चौका लगाते हैं। तो देखिए उसमें हम ये सारी चीजों को लगभग पालन करते हैं, है ना? तो वही खाना हमारे लिए भी होना चाहिए। जी मेघना जी बोलिए। नीतू जी आप सेटिस्फाई है? कृष्णा जी, रिगार्डिंग माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो आपने हाथ से खाने का फिंगर मतलब दिस एंड स्पून से खाने का, सो आई वाज जस्ट रिलेटिंग दैट कि हम इंडियंस वी जनरली आई थिंक हैव फूड बाय हैंड्स मोस्ट ऑफ अस, ओके, बट आउटर पीपल स्पेशली जो बाहर के कंट्रीज के हैं, तो वो हम डिफरेंस साफ दिखता है कि जैसे चम्मच से ही जनरली सब कुछ खाते हैं. So we see them कि they are very hard-hearted, isn't it? They have little, and we Indians are little soft-hearted, मतलब थोड़ा सा रहता है. तो वाकई में ऐसा है या मतलब वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो भी उनमें कुछ लोग तो होंगे जो थोड़े से दिल के अच्छे होते हैं या कुछ रहते हैं. Is it like that? और हमारे बहुत सारे लोग हाथ से खाकर भी गुस्सा करते हैं या समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली वो सचेतन फूड नहीं होता ना, वहां पर हम हाथ से खा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव तो वैसे नहीं चल रहे ना. मान लीजिए हम बहुत एक वायलेंस मूवी देख रहे हैं टीवी पर और खाना खा रहे हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस तो नहीं है ना. देखिए जैसे योग में एक शब्द का बहुत आता है वर्णन, ध्यान, मेडिटेशन. ठीक है, कि आप किसी से भी कुछ भी बोलो तो हर चीज का आजकल सोल्यूशन बोल देते हैं, मेडिटेशन करो. ठीक है, तो एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? अपनी अवेयरनेस को जगाना. अभी जैसे सपोज आप लोग यहाँ 50 लोग हैं, 50 में से 100% सिर्फ 5 शायद यहाँ होंगे मेंटली, बाकी सब फिजिकली यहाँ है लेकिन मेंटली कहीं नहीं होंगे. तो ध्यान का मतलब होता है कि जहां आप मेंटली रहो और जहां आप फिजिकल रहो वही आप मेंटल रहो. तो वही चीज सचेतन खाने की होती है, कि सचेतन खाने का मतलब ये होता है कि जब आप जहां जिस परिस्थिति में जो भी खाना खा रहे हैं, आप अपनी 5 सेंस ऑर्गन को उससे जोड़ो. ठीक है ना, कि आपकी आंखें उस खाने को देख रही हों, आपकी स्किन में टच का सेंस तो आ ही रहा है, आप मुंह में डालेंगे तो जवान में भी आएगा, उसकी एक स्मेल होगी, खुशबू होगी, है ना. कई बार कुछ साउंड भी होते हैं, जैसे आपने पापड़ को तोड़ा तो कुछ साउंड भी होते हैं, है ना. तो जब आपके 5 सेंस ऑर्गन उससे जुड़ते हैं तब वो सचेतन खाना माना जाता है. It's a very very deep thing, very deep thing. मतलब we take it so casually. Sorry, 1 minute. हम किसी के भी हाथ का खा लेते हैं, किसी कैसे भी मन से खा लेते हैं, कभी गुस्से में खा लेंगे, बट थॉटफुली आई मीन वी शुड रियली हैव द फूड स्पेशली थॉटफुली, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जा रहा है. दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिग टॉक्सिन्स. मतलब मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप सचेतन खाना खाने लगे तो मेरे ख्याल से कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. रेखा जी, आई थिंक अगर उसमें हम कुछ गलत भी खा रहे हैं तो एक बार को इफेक्ट नहीं करेगा, isn't it? होता है ना, कम क्वांटिटी में. हाँ, माइनर अगर है उसकी क्वांटिटी, हाँ, और हम उसको जैसे वो एक हिंदुओं में आता है ना कि मीरा ने विष भी पिया तो अमृत बन गया, अमृत हो गया. राइट. तो वो डिपेंड करता है कि आपकी उसमें भावना कैसी जा रही है, एनर्जी कैसी है. कैसे एनर्जी है.
और आजकल तो आई मीन स्पेशली द किड्स, आई मीन व्हाट टू से देम कि वो तो बिना अपने लैपटॉप के या बिना फोन के या बिना उसके दे डोंट लाइक टू सिट ओनली एंड हैव द फूड. दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. रेखा जी. हाँ, दीदी मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला ना कि जैसे खाना खाओ भाई उंगलियों से ही खाना जरूरी है, जैसे फील करना होता है, इसको खाने को फील करें. तो खाना तो जब हम खाते हैं हमारी जीभ पे मुंह में अंदर जाता है, टच होता है, तो हमें सब कुछ फील हो जाता है, गर्म है ठंडा है, भाई जैसे पापड़ है भाई करारा है या थोड़ा भाई सीला हुआ है, जैसे जो भी है वो हमें मुंह में जाके फील होता है, टेस्ट तो सारा. तो उसको उंगलियों से हाथ से ही खाएंगे तभी अच्छा भाई, टेस्ट से तभी फर्क ज्यादा पड़ता है, या भाई जैसे जब नॉर्मल खा ही रहे हैं लेकिन हमें भी फील है कि हाँ भाई हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसमें क्या फर्क है दोनों में इतना? एक्चुअली रेखा जी, या तो आपने बीच से क्लास शुरू की है या फिर आप बीच में कहीं मेंटली जो है फिजिकली तो थे, मेंटली एब्सेंट हो गए. जो हम 5 उंगलियों से खाते हैं, हाँ वो आपने बताया 5 तत्व. होते हैं, वो तत्व बैलेंस होते हैं उस खाने से. बस ये मेन उसमें ये इंक्लूड हो जाता है, वही मैं कह रही हूँ. है ना, क्योंकि वो जीभ में वो चीज नहीं आ पाती, वो जो पंच तत्वों का समावेश है वो जीभ नहीं कर पाती है. और दूसरा एक ये भी फायदा होता है ना, जैसे आपको गरम दाल चावल दिया, अब आप हाथ से खाएंगे तो आप टेम्परेचर का आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे मुंह में डालना है कि नहीं डालना है, कितना टेम्परेचर. स्पून से वो भी नहीं होगा. आप बच्चे को हाथ से खिलाइए तो आपको सारी चीजें फील होंगी, बट स्पून में वो नहीं होगा. ठीक, थैंक यू. अभी और क्वेश्चन तो ले ले, क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं, तो फिर राजसिक फूड आज नहीं करते हैं. इसी से रिलेटेड यदि कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. जी हाँ बोले. मेघना जी. नहीं वो मेरा रेज आई थिंक रहा, लेकिन एक मिनट, अभी आपने बताया कि चम्मच का एक चीज और था, आजकल एक ट्रेंड पड़ गया है कि सॉरी मेरा बेटा, कि इवन महाराज को भी हर चीज चम्मच से हम दे रहे हैं. I've seen that. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो अब पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा, हालांकि सब शुद्धि से बनता है, सब कुछ होता है, बट somehow पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग. लेकिन महाराज जी कभी चम्मच से नहीं खाते, वो अपने हाँ वो तो अपने full हाथ use से खाते करते हैं, हैं, राइट. देखिएगा, हाँ है ना. तो मे बी वो थोड़ा सा लोगों का, आई थिंक बिकॉज ऑफ शुद्धता या थोड़ा सा नीटनेस की वजह से लोग हाँ, हर तरह के हाथ हाइजीन लगाते पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैटर करता है. हैं. अच्छा ओके ठीक. अपर्णा जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए आपकी. हाँ अब बोलिए. आपने बताया कि जो खिचड़ी बताई गई है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बताई गई है, तो क्या वो भी दाल और चावल से मिलकर बनती है? और दाल और चावल मतलब वो अलग से बनाए तो क्या दोनों के अंदर सेम न्यूट्रिशन मतलब वैल्यू जो है वो सेम नहीं होते. आप देखिए, जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको खिचड़ी अलाउ करते हैं, लेकिन दाल चावल नहीं करते. क्योंकि क्या होता है, देखिए जितने भी फूड हैं सब में कुछ ना कुछ केमिकल तो है, कोई ना कोई एलिमेंट से वो बने हुए हैं. तो जब दाल और चावल को एक साथ कुक किया जाता है तो वो फाइबर रिच हो जाती है. और जब अलग अलग कुक करते हैं, आप देखिए खिचड़ी जब आप बनाते हैं तो उसमें एक लुब्रिकेशन आ जाता है जो दाल चावल में नहीं रहता. तो वो चूंकि फाइबर रिच होने के कारण आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए हमेशा खिचड़ी ही प्रिस्क्राइब की जाती है, दाल चावल नहीं. तो दीदी उसका कुछ रेशियो होता है दाल और चावल का? नहीं, ऐसा वो नहीं रहता, लेकिन एक साथ उबलना चाहिए. वैसे भी मोस्टली थोड़ा दाल कम होती है, खिचड़ी ज्यादा होती है ना, लेकिन वो उबलना एक साथ चाहिए. तो दीदी तीनों एक दिन की 3 डाइट में से डेली एक टाइम खिचड़ी का वो हो सकता है, मतलब कि भाई पूरे न्यूट्रिशन उसमें शाम को आप खा सकते हैं, डेली. लाइट वेट भी है, अच्छा भी रहेगा. श्वेता जी. दीदी मेरा एक सवाल है कि जब हम खाने में रूट वेजिटेबल्स लेते हैं और जब वो तामसिक कैटेगरी में आती है तो वो एंगर का रीजन क्यों बनती है? कि जब भी मतलब कहते हैं ना लहसुन प्याज अदरक
या जो भी रूट वेजिटेबल्स जहाँ पर भी आते हैं तो वो एक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या ऐसे रिएक्शन होते हैं या ऐसा उसका रीजन कैसे अपन मान सकते हैं कि देखिए, जो क्रोध एंगर इश्यू होता है वो राजसिक खाने में आता है, तो रास्ते खाने में तो तला भुना, और जो हाँ वो सारा कुछ आता है। और जो तामसिक खाना होता है ना, हाँ हाँ उसमें जैसे आलस, प्रमाद, ऐसा फील करना कि पूरी हमारी एनर्जी ही ड्रेन हो गई है ना, ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं तामसिक में। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते भोजन, और दूसरा इसका रीजन क्या होता है कि जो भी रूटेड, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, है ना, वो क्या होती है कि जमीन के अंदर हो रही है, ठीक है, वहां पर अग्नि तत्व की कमी होती है। और अग्नि तत्व मेन तत्व है आपके जीवन का, किसी भी ह्यूमन के जीवन के लिए। आप देखिए, योग वाले होंगे वो जानते होंगे कि वो जितनी भी मुद्राओं का यूज करते हैं, सब में ये जो थंब अग्नि तत्व बताया ये कॉमन होता है। वो चाहे ध्यान मुद्रा लगाएं, चाहे प्राण अपान मुद्रा लगाएं, तो अग्नि तत्व हमारे जीवन की निशानी है। आप फील कीजिए, जब बहुत दिन तक लगातार बारिश होती है, सूरज नहीं निकलता, तो आप देखिए अपने बीमारियां बढ़ जाती हैं, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपको आलस आलस लगने लगती है, ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी काम ना करें। कई लोगों को बहुत चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिनको कुछ साइकिक प्रॉब्लम होती है उनकी वो बढ़ जाती हैं, डाइजेशन खराब होने लगता है। तो अग्नि तत्व से बहुत सारी, जैसे जो हमारे पंच तत्व होते हैं, कोई भी अगर इम्बैलेंस होगा तो उससे रिलेटेड बीमारियां होगी ही कुछ ना कुछ। तो ये पंच तत्व के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। जैसे अग्नि तत्व मान लीजिए बढ़ गया तो क्रोध आने लगेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इनसे तत्वों से रिलेटेड होती है। थैंक यू दी, थैंक यू फॉर द क्लास, बहुत अच्छा लगा सर, लग ही नहीं रहा कि मुझे साइन ऑफ करना है। थैंक यू सो मच। मनीषा जी। हाँ, मैं थोड़ा सा दीदी मैं पूछ रही थी एक दीदी, एक हाँ बोलें सरिता। हाँ, मैं सभी को एक चीज अनाउंस कर रही हूँ। वैसे ग्रुप पर हमने मैसेज भी सर्कुलेट कर दिए थे कि 12 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, और उसमें 5 स्पीकर आ रहे हैं जो आपको रिसर्च मैथोलॉजी है, कैसे आपको पेपर लिखना है, कैसे क्या करना है, तो आप लोग ये कहेंगे कि हमें क्या काम है ना। लेकिन जो इतना अच्छा आप सात्विक का पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप इस पर भी वो चीज सीख कर भी आप अपना बुक्स बना सकते हैं, आप अपने पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली अरहम का जो उद्देश्य है वही यही है कि आप लोग ज्ञान के साथ साथ खोज भी करो, सीखो, नया लिखो। और ये सब चीजें जब आप मैगजीन्स में, जर्नल्स में, बुक्स में पब्लिश करेंगे, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो अभी आप 60 लोग समझ पा रहे हैं, जब ये चीजें मैगजीन्स में वो सब में जाएंगी तो और आपके साथ 100 लोग और जुड़ सकते हैं। तो ग्रुप में सर्कुलेट कर रखा है, तो जो भी दिल्ली के लोग हैं वो कोशिश कर लीजिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और कैसे भी प्लान कर लीजिए और आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो बाकी ग्रुप पर लिंक वगैरह दे रखी है उसकी, आपका मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो वो आप कर अपना मतलब उसमें आना ही है, ऐसा रखिए। और जहां तक है रोहिणी के आसपास गुरुदेव रहेंगे, तो आई थिंक उसी के आसपास ये प्रोग्राम रहेगा, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जो संभवता है कि बिहार उधर ही चल रहा है, तो वहीं पर ये प्रोग्राम रहेगा, तो उसके अनुसार आप अपना शेड्यूल कर लीजिए और इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा दीजिए, ठीक है। मैम ग्रुप में कहाँ पर है, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं एक बार और शेयर कर दूंगी अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक है, ठीक है रचना दीदी, धन्यवाद। अब आप कर लीजिए। थैंक यू। चलिए मनीषा जी, मोनिशा जी है ना शायद, मेरे में नाम पूरा नहीं आ रहा एक्चुअली, एमओ बस आ रहा है।
दीदी मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया ना कि कौन से भाव से बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन से मतलब आसपास का माहौल कैसा है, उस सब का हम पे असर होता है। ठीक है, तो अभी जैसे निकला है कि प्रेशर कुकर हमको खाने के लिए मतलब सात्विक खाने में इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस बात पे थोड़ा सा आप बताया तो बढ़िया होगा। हाँ, एक्चुअली देखिए प्रेशर कुकर का अभी जो कॉन्सेप्ट निकला है, तो उसमें क्या होता है कि चीजें पकती नहीं है, गल जाती है। तो जो एक पुराना पैटर्न होता था ना कि एक वो बटलोई चढ़ा दी धीमी धीमी आंच पे, वो हो रही है। और उसके साथ साथ हम क्या करते थे, जैसे हम इमेजिन करें कि ज्यादातर हम दाल के लिए अगर हम इमेजिन करते हैं, तो आप लोग को ध्यान होगा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो क्या करते थे, ऐसे दाल के ऊपर का वो जो झाग होता था वो हटाते जाते थे, है ना। तो प्रेशर कुकर में हम वो भी नहीं हटा पाते, और वो जो है वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी में। तो जिनको जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, तो उनको तो कुकर वाली दाल नहीं खाना चाहिए। उनको वो वैसी ही पकी हुई खाना चाहिए कि जिसमें ऊपर से वो पूरा जो भी ऐसे झाग जैसा आता है ना, पेन जैसा, वो उसको पूरा हटाते जा रहे हैं और वो धीमी आंच पर गलती जा रही है। दीदी कुकर में भी 1 टाइम 2 टाइम निकल जाता है, हम लोग निकालते हैं शुरू में। हाँ, कर सकते हैं, वो भी कर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है होती है। बस ये कि आप में वो अलर्टनेस, अवेयरनेस रहे। तो ज्यादातर लोगों को क्या सुविधा है ना, तो उसको फिर और ज्यादा ही सुविधा के रूप में ले लेते हैं कि सीधा बंद किया और फुर्सत हो गई। ठीक है। दीदी एक बात और पूछ सकती हूँ? बोले। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अब आपने कुकर का बताया, तो इसीलिए कि आजकल जैसे मेटल का और ये इसमें आ रहे हैं ना कि भाई हमें मेटल की जगह स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए, तो उसमें भी है कुछ ऐसा कि हाँ भाई क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए किस चीज में? हाँ, वैसे भाई सबसे अच्छे तो जो मिट्टी के कांसे। बर्तन भी आ रहे हैं कि मिट्टी का कढ़ाई में बनाओ या स्टील में ही बनाओ, ये जो आ रहे हैं ये मेटल वाले जो पहले जिसमें हम कुकर जिसके होते हैं कि वो वाले नहीं बनाने हाँ, चाहिए। ये एक्चुअली केमिकल कोटिंग होती है, और आप जिस भी चीज में खाना रखोगे उस बर्तन का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके खाने में आएगा ही। तो स्टील का बेटर स्टील है। में कर सकते हैं, इवन जैसे ये कांसे के और गिलेट के पहले जो बर्तन चलते थे ना, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। पीतल के, कांसे के, लकड़ी के भी आजकल बर्तन आते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की लकड़ियों के आते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए, नहीं जैसे तासीर के हिसाब से। कास्टिक आयरन या जैसे ये मिट्टी का और भाई स्टील का, तो इनमें बेस्ट मतलब यही है कि स्टील के और हाँ, कास्टिक आयरन। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह कम यूज करें, क्योंकि एल्यूमिनियम का एक्चुअली उपयोग कहाँ शुरू हुआ था कि वो जो काला पानी की जेल थी, सभी लोगों ने सुना होगा काला पानी का नाम, तो आई थिंक, तो ये जो काला पानी की जेल थी, वहां पे जो कैदी रहते थे उनको मतलब एक ह्यूमन ही नहीं माना जाता था। ऐसा नहीं माना जाता था कि वो कोई जीवित व्यक्ति है। तो वहां के व्यक्तियों के लिए वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देना शुरू किया था, क्योंकि वो स्लो पॉइजन का काम करता है, तो वो उनके लिए हेल्दी ना हो खाना, ये सही बात है ना, मतलब इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए लास्ट अर्पिता जी का क्वेश्चन लेती हूँ मैं। देखिए टाइम हो गया है, तो जो मीटिंग छोड़ना चाहे वो छोड़ सकते हैं, है ना। जी अर्पिता जी। अर्पिता जी ही नाम है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या बहुत सारे विंडोज आ रहे हैं ना, तो नाम पूरे नहीं आ रहे हैं मेरे विंडो पर। अनम्यूट कीजिए अपने आप। अर्पणा नाम है मैम। अर्पणा है, अर्पणा जी। मेरे में सिर्फ ARP आ रहा है एक्चुअली, शॉर्ट विंडो होने के कारण। आपने हैंड रेस किया ना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक संगीता दीदी भी है मैम। हाँ, संगीता। चलिए संगीता जी आप पूछ कृष्णा लीजिए। दीदी आपका हो गया तो हैंड डाउन कर दीदी, क्या? हाँ दीदी, संगीता दीदी आप ओमर लास्ट। नमा। ओमर। हाँ दीदी, हम लोग इष्टुप देश का पेपर दे रहे थे, तो हम तो क्लास में अभी ज्वाइन हुए, तो आप मुझे एक बार मतलब आपने क्या पढ़ाया है मोटा मोटा बता दीजिए, वो तो फिर आप हम रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि अब 9 से ऊपर हो रिकॉर्डिंग चुका है। में नहीं, मतलब आपने आज बर्तन से संबंधित पढ़ाया कि क्या नहीं पढ़ाया, बस नहीं, इतनी हमने सी। आज सात्विक आहार पढ़ाया है। आज हम दीदी पढ़ाए अभी हैं तक कि एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली हम लोगों को। वो आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, मिल जाएंगी वो, है ना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिलेंगी सब, आप निश्चिंत रहिए।
तो हमने आज योग के हिसाब से जो डाइट और न्यूट्रिशन होते हैं वो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आज हमने उसके अंतर्गत सात्विक फूड को पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू दीदी।